इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम करने वाले हैं। क्या दिया हुआ है कि नेट इनकम दी हुई है ब्लू स्काई लिमिटेड की 31 मार्च 19 कितनी है 4,98,000। तो ये प्रॉफिट दे रखा है साल का। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि ये डेप्रिसिएशन है 87,000 चार्ज किया हुआ है। और डेप्रिसिएशन एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सॉरी नॉन कैश एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग तो है जी, नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो हम वापिस ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इनकम फॉर द ईयर वाज अराइव एट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर गेन इस चीज़ पे ऑन सेल ऑफ लैंड। तो जी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 1,05,000 की। तो जी गेन भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। इसके अलावा है लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 48,000 का है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। इसको हम एक्सक्लूड करने के लिए वापस जोड़ देंगे, क्योंकि खर्चों के तौर पे माइनस कर रखा होगा ना। इसके अलावा राइट ऑफ किया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी जब इशू की तो 25,000 रुपया खर्चा अब राइट ऑफ किया, तो ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है हमारी। तो इसको भी हम वापस ऐड कर देंगे इनकम के अंदर। क्लियर? तो मैं कॉपी पेन का यूज़ करने के बजाय सीधा डायरेक्टली बुक से ही हम ये इस चीज़ को देख लेते हैं। देखो डेप्रिसिएशन 87,000 प्लस करना है, डेप्रिसिएशन 80,000 प्लस करना है। ठीक है, मतलब टाइम सेव करने के लिए मैं सीधा बुक से देख रहा हूँ, क्योंकि पहले हम कर चुके हैं कई क्वेश्चन डिटेल में कर चुके हैं, तो बार बार वो चीज़ बोरिंग भी हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इसीलिए मैं एक दो क्वेश्चन ये कोशिश करेंगे डायरेक्टली इसी तरह से करने की। गेन है नॉन ऑपरेटिंग, यानी कि सेल ऑफ लैंड, फिक्स एसेट पे जो गेन है सेल करने पे, तो इसको माइनस कर देंगे 1,05,000। 1,05,000 गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये हमने लेस कर दी 1,05,000। क्लियर? ऊपर वाली आइटम में ऐड की थी डेप्रिसिएशन। इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 48,000 लॉस है सेल ऑफ इक्विपमेंट पे, और 25,000 रुपया राइट ऑफ की है इक्विटी इशू करने की जो एक्सपेंसेस हैं। तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 48,000, 25,000 किस चीज़ का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक, तो ये टोटल 160 ऐड हो गया प्रॉफिट में। प्रॉफिट कितना दे रखा है 489। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर नहीं दिया हुआ तो हम निकालेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, डायरेक्ट ही दे रखा होगा जी। उसके बाद क्या है, वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स हैं। पहले तो नेट इनकम ही देखो, नेट इनकम सीधा दिया है 480, ना बिफोर ना आफ्टर। तो देखो कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो हम बिफोर निकालते ऐड करके। तो एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो ना कुछ प्लस करने की ज़रूरत ना माइनस करने की, इसी को बिफोर टैक्स मान लेंगे हम। ठीक है, तो यही आफ्टर टैक्स है, यही बिफोर टैक्स है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल रिलेटेड। तो वर्किंग कैपिटल का जो रूल है मैं दोबारा एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अगर ये इंक्रीज़ हो रहे हैं तो करंट एसेट इंक्रीज़ हुए, कहने का मतलब हमने खरीदे तो कैश क्या होगा, आउटफ्लो, यानी कि माइनस कर देंगे। अगर करंट एसेट डिक्रीज़ हुए तो इसका मतलब बेच दिया होगा, कैश आएगा, प्लस कर देंगे। करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ हुई है तो उधार लिया है, कैश आया होगा, प्लस कर दिया। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो पेमेंट की होगी तो माइनस कर दिया। क्लियर? पहले इन्वेंट्री देखिए, 2018 और 2019 का डाटा है। पहले 185 थी इन्वेंट्री, अब 165, यानी कि डिक्रीज़ हो गई है लाइबिलिटी। तो पेमेंट की, सॉरी इन्वेंट्री है, एसेट है तो बेचा होगा, तो हम क्या कर देंगे, प्लस। क्लियर? रिसीवेबल 142 145, 3,000 रुपया क्या हुआ, प्लस इंक्रीज़ हो गए हैं। रिसीवेबल इंक्रीज़ हुए हैं तो मतलब एक तरह से रिसीवेबल हैं, हमने उधार फंसा दिया है इनमें, पैसा दे दिया इनको, तो पैसा गया ना, जब उधार दिया तभी तो वो डेटर बने, रिसीवेबल बने, तो माइनस हो गया। करंट एसेट इंक्रीज़ हुआ तो माइनस हो गया।
उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 12,000 से 8,000 रह गया। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा करंट एसेट है, करंट एसेट जब डिक्रीज होता है तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो पहले 12,000 हमने लेना था, अब सिर्फ 8,000 लेना है, तो इसका मतलब 4,000 मिल गया होगा ना, मिल गया होगा तो प्लस कर दिया। उसके बाद कैश इन हैंड एट बैंक। अब ये जो कैश इन हैंड है ये करंट एसेट है, और इस हिसाब से ऐसा ना हो कि आप इसको प्लस माइनस यहीं कर दो, है तो करंट एसेट ही लेकिन ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आता है, तो इसको बिल्कुल लास्ट में प्लस माइनस करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश निकालना है, तो इस क्वेश्चन में इस चीज़ को एक्सक्लूड कर देंगे, प्लस माइनस कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद है पेबल्स। पेबल्स पहले 95,000 के थे, अब 1,07,000 के हो गए, यानी कि इंक्रीज हो रहे हैं। अब करंट लाइबिलिटी होती है पेबल, तो इंक्रीज हो रहे हैं, तो कहने का मतलब उधार ले रखा है तो प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 13,000 से 9,000 रुपये रह गया, ये भी लाइबिलिटी है, कम हो गई, ठीक है। करंट लाइबिलिटी कम होती है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि पेमेंट की होगी ना, तभी तो कम हुई अगर पेमेंट की होगी। लास्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट की भी गलती ये ना कर देना कि यहाँ इसको प्लस माइनस कर देना, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसकी एडजस्टमेंट हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करने वाले हैं। अगर कैश क्रेडिट का नाम आ जाए वो भी एक, मतलब ये वो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट दोनों ही बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बैंक उधार देता है, और ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही मानी जाती है। तो जहाँ इस चीज़ का कुछ नहीं करना, बेशक ये करंट लाइबिलिटी है लेकिन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होने के कारण इसकी जो एडजस्टमेंट है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगी, ना कि वर्किंग कैपिटल में, और ना कि वर्किंग कैपिटल के तौर पे इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम इसको कुछ नहीं करने वाले। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, इस क्वेश्चन में छोड़ देंगे, कुछ नहीं करने। तो देखिए, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेबल्स, रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हम सब प्लस माइनस कर चुके हैं, और लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा, वो होगा कैश फ्लो हुआ जितना नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। क्लियर। आगे नोट्स दिए हुए हैं नोट्स वही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है कि कैश इन हैंड एंड बैंक जो है कैश इक्विवेलेंट माना जाता है, और इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट है, इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग मान लेना है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट को भी और कैश क्रेडिट को भी, और उसी हिसाब से इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसके अलावा रिमेंबर करने के लिए पॉइंट दिया हुआ है, प्लीज़ रिमेंबर, ये है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्वेश्चन शुरू होगा। तो ये पहले भी कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ, दोबारा फिर एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ अगर बाई चांस माइंड में ना रहे। पहली एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, ठीक है, आफ्टर टैक्स नहीं, बिफोर टैक्स। और ये निकाला जाएगा नोट नंबर 1 में, नोट नंबर 1 में निकालना है, इसको गलती से भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही ना नोट कर देना, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन के नीचे, ये हम कर चुके हैं पहले, ठीक, ये रहा क्वेश्चन के नीचे नोट के तौर पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जो आफ्टर टैक्स दिया होगा प्रॉफिट, उसमें प्लस माइनस क्या करेंगे, रिजर्व प्लस कर देंगे, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, इंटरम डिविडेंड इस साल का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और उस आफ्टर टैक्स को हम उठा के लिखेंगे पहले पॉइंट के तौर पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्लियर, ये बात ध्यान रखना खास तौर पे। तो ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स निकालते हुए हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, इनकम टैक्स का प्रोविज़न, प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर नहीं करना, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर हो तो छोड़ देना है, कोई असर नहीं पड़ेगा उस चीज़ का, क्योंकि इस साल का प्रपोज नेक्स्ट ईयर फाइनल डिविडेंड बनेगा और नेक्स्ट ईयर ही उसकी पेमेंट होगी,
और इस साल हम उसको बैलेंस शीट में भी सिर्फ कंटीजेंट लाइबिलिटी के तौर पे दिखाएंगे। कोई लाइबिलिटी जो एक्चुअल लाइबिलिटी होती है उसके अंदर हम इसको शामिल नहीं करने वाले। इंटरम डिविडेंड करंट ईयर का ध्यान करना है, जो भी पे कर देंगे वो इसी साल एडजस्टमेंट करनी है। जनरल रिजर्व में या किसी और रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं उसको भी ऐड करेंगे। तो ये इन सारी एडजस्टमेंट के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू होगा। क्लियर? तो ये 8वां क्वेश्चन हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियोज़ में करने वाले हैं। थैंक यू।